Bajaj Auto is all set to take over Austrian motorcycle brand KTM. We've already had to inject some capital into the company. इस कंपनी ने चेतक स्कूटर से इंडिया के मिडिल क्लास को सपने देखना सिखाया और वहीं पल्सर से यूथ में रफ्तार भर दी। ये कहानी है बजाज ऑटो की, लेकिन ये कहानी सिर्फ चेतक और पल्सर की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी ब्रिलियंट आइडिया की जिसने बजाज को इंडिया के मास मार्केट का किंग बनाने के बाद दुनिया के प्रीमियम मोटरसाइकिल में भी स्पेस दिला दी। यूरोप की दो सबसे आइकॉनिक रेस विनिंग लेजेंडरी मोटरसाइकिल ब्रांड्स केटीएम और ट्रायम्फ जब फाइनेंशियल टर्मोइल में फंसे थे, तब उन्हें बचाने वाले और उन्हें एक नई जिंदगी देने वाला कोई यूरोपियन या अमेरिकन इन्वेस्टर नहीं था, वो थी इंडिया की अपनी बजाज। सवाल ये है कि बजाज जो ज्यादा बाइक्स बेचने में माहिर था, उसे आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो इन दो बड़े यूरोपियन ब्रांड्स को एक्वायर करने की तरफ बढ़ गए। इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन था, एक ऐसी ग्लास सीलिंग जिसे बजाज अपने नाम से तोड़ नहीं पा रहा था। बजाज ऑटो की नींव उसकी पेरेंट कंपनी बजाज ग्रुप के डीएनए में है, जिसे 1926 में सर जमनालाल बजाज ने शुरू किया था। जमनालाल बजाज जी सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, वो एक फ्रीडम फाइटर थे। महात्मा गांधी के 5वें बेटे माने जाते थे। उनकी फिलॉसफी थी गांधीयन कैपिटलिज्म, यानी बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए भी होना चाहिए। और इसी सोच के साथ 1945 में बजाज ऑटो की शुरुआत हुई मेसर्स बचराज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के नाम से। शुरुआत में कंपनी 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स इंपोर्ट करके इंडिया में बेचती थी, लेकिन असली ट्विस्ट आया जब 1959 में लाइसेंस राज के उस मुश्किल दौर में बजाज को इंडिया में 2 व्हीलर्स बनाने का लाइसेंस मिल गया। टेक्नोलॉजी के लिए बजाज ने इटली की मशहूर कंपनी पियाजियो से हाथ मिलाया, जिन्होंने दुनिया को वेस्पा स्कूटर दिया था। लेकिन 1971 में जब सरकारी पॉलिसीज के चलते ये पार्टनरशिप खत्म हुई, बजाज के सामने एक चैलेंज था कि अब क्या करें। इसका जवाब बजाज ने 1972 में दिया, एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो इंडिया की पहचान बनने वाला था, जिसका नाम था बजाज चेतक। श्री महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम पर रखा गया ये स्कूटर आने वाले 30 सालों तक सड़कों पर राज करने वाला था। चेतक सिर्फ एक स्कूटर नहीं था, एक फिनोमिनन था। चेतक की डिमांड काफी ज्यादा थी, लेकिन लाइसेंस राज के चलते प्रोडक्शन लिमिटेड थी। एक चेतक बुक करने के बाद उसकी डिलीवरी के लिए 10-10 साल का भी इंतजार करना पड़ता था। जिस दिन किसी के घर चेतक आता था, उस दिन मोहल्ले में मिठाई बंटती थी। इसी क्रेज को बजाज ने 1989 में अपनी आइकॉनिक हमारा बजाज कैंपेन से अमर कर दिया। हमारा बजाज बुलंद। लेकिन 1991 में सब कुछ बदल गया। इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ और फॉरेन कंपनीज के लिए दरवाजे खुल गए। हीरो और होंडा ने मिलकर ऐसी फ्यूल एफिशिएंट और मॉडर्न मोटरसाइकिल्स लॉन्च की कि अचानक से स्कूटर पुराने लगने लगे। मार्केट धीरे धीरे मोटरसाइकिल की तरफ शिफ्ट हो रहा था और बजाज इस चेंज को समझने में थोड़ा लेट हो गया था। जल्द ही हीरो होंडा ने बजाज को पीछे छोड़ दिया और इंडिया की नंबर 1 मोटरसाइकिल कंपनी बन गई। तब कंपनी की भागदौड़ संभाली जमनालाल बजाज जी के पोते ने, राजीव बजाज ने। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर सब लोग चौंक गए। उन्होंने कहा बजाज अब स्कूटर नहीं बनाएगा। उन्होंने कंपनी के कैश काउ आइकॉनिक चेतक का प्रोडक्शन बंद कर दिया। उनका विजन काफी ज्यादा क्लियर था, अगर हमें मोटरसाइकिल स्पेशलिस्ट बनना है तो हमें सैक्रिफाइस करना होगा। सारी एनर्जीज, सारा पैसा, सारा R&D सिर्फ एक चीज पर फोकस कर दिया गया, विच वॉज मोटरसाइकिल्स। और इस फोकस के चलते 2001 में लॉन्च हुई बजाज पल्सर। 150 सीसी और 180 सीसी इंजन ऑप्शंस के साथ आई पल्सर ट्विंस ने मार्केट में आग लगा दी। मस्कुलर डिजाइन, पावरफुल परफॉर्मेंस और डेफिनेटली मेल की टैगलाइन ने इसे यूथ का सपना बना दिया। Solid muscular styling. Bajaj Pulsar. Definitely male. पल्सर की स्ट्रैटेजी थी परफॉर्मेंस को डेमोक्रेटाइज करना। वो फीचर्स जो सिर्फ महंगी इंपोर्टेड बाइक्स में मिलते थे, जैसे डिस्क ब्रेक्स, टैकोमीटर, अलॉय व्हील्स, पल्सर ने उन्हें आम आदमी तक पहुंचाया। 2003 में उन्होंने DTSI डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन टेक्नोलॉजी लॉन्च की, जो पावर और माइलेज दोनों बढ़ाती थी। पल्सर की वजह से बजाज ने मार्केट में जबरदस्त वापसी की और मोटरसाइकिल सेगमेंट का लीडर भी बन गया। पल्सर ने बजाज को मार्केट लीडर तो बना दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी। बजाज 1 से 2 लाख तक की बाइक्स बेचने में चैंपियन था। उन्होंने वॉल्यूम और मास मार्केट परफॉर्मेंस सेगमेंट को कॉन्कर कर लिया था, लेकिन उनके ब्रांड के ऊपर एक प्राइस सीलिंग लग गई थी, एक ऐसी दीवार जिसके पार जाकर वो कभी भी 3 या 4 या 5 लाख की बाइक नहीं बेच पा रहे थे। इंडियन कस्टमर्स बजाज को वैल्यू फॉर मनी, रिलायबल और पावरफुल ब्रांड मानते थे, लेकिन प्रीमियम नहीं।
अगर बजाज 400 सीसी की बाइक बनाते तो क्या लोग उसके लिए उतना पैसा देते जितने एक यूरोपियन ब्रांड के लिए देते? शायद नहीं। इस प्रीमियम परसेप्शन की कमी के कारण उनके प्रॉफिट मार्जिन्स हमेशा एक लिमिट में ही रहते थे। इस दीवार को तोड़ने के लिए उन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हेरिटेज, ग्लोबल ब्रांड इक्विटी और एक रेसिंग लेगेसी चाहिए थी, जिसे बनाने में सालों लग जाते हैं। बजाज ने सोचा अगर हम प्रीमियम ब्रांड नहीं बना सकते तो क्यों ना प्रीमियम ब्रांड्स को खरीद लिया जाए, और इसी सोच ने शुरुआत की एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जो आगे चलकर इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री का एक गोल्डन चैप्टर बनने वाली थी। इस कहानी का पहला पन्ना ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में लिखा गया। 1934 में हैंस ट्रंकनपॉल्स नाम के एक इंजीनियर ने एक रिपेयर शॉप शुरू किया था जिसका नाम था KTM। धीरे धीरे ये कंपनी मोटरसाइकिल्स बनाने लगी और अपने रेडी टू रेस फिलॉसफी के साथ मोटोक्रॉस और एंड्यूरो रेसिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गई। उनकी ड्यूक सीरीज ने स्ट्रीट बाइकिंग को एक नई डेफिनेशन दी। 2011 तक KTM यूरोप की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी, लेकिन KTM का सफर हमेशा आसान नहीं रहा था। लेट 1980s में कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी और 1991 में बैंकरप्सी में चली गई। कंपनी को नए ओनर्स ने बचाया, लेकिन 2010 में इतिहास ने खुद को दोहराया। KTM ने हस्क्वाना और गैस्किया जैसे ब्रांड्स को एक्वायर करके तेज एक्सपैंड किया, लेकिन पैंडेमिक और ग्लोबल सप्लाई चेन की समस्याओं ने उनकी हालत खराब कर दी। 2024 तक KTM एक गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस चुकी थी। कंपनी पर लगभग 1.4 बिलियन यूरोस का कर्जा था और वो कोर्ट सुपरवाइज्ड रिस्ट्रक्चरिंग के लिए फाइल करने पर मजबूर हो गए थे। और तभी पिक्चर में एंट्री हुई बजाज की। बजाज और KTM का रिश्ता 2007 में शुरू हो गया था जब बजाज ने KTM में 14.5% स्टेक खरीदा था। उस समय डील सिंपल थी। KTM को अपने एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए थे और बजाज को हाई डिस्प्लेसमेंट इंजन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मार्केट्स में एंट्री चाहिए थी। ये पार्टनरशिप एक परफेक्ट सिनर्जी थी। KTM के CEO ने कहा था, बजाज के साथ अलायंस से हम KTM की टेक्नोलॉजी को बजाज की कॉस्ट एफिशिएंट मास प्रोडक्शन के साथ जोड़ सकते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि KTM की 125 से लेकर 390 सीसी तक की सारी सिंगल सिलेंडर बाइक्स जैसे ड्यूक और RC सीरीज बजाज के प्लांट में बनने लगी। ये बाइक्स इंडिया में बनती थी और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट्स होती थी, लेकिन 2024-25 में जब KTM डूबने की हालत में थी, बजाज ने सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं बल्कि एक सेवियर का रोल निभाया। मई 2025 में बजाज ने एक कॉल ऑप्शन एग्रीमेंट साइन किया था। इस डील के चलते बजाज को KTM की पेरेंट कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने का ऑप्शन मिल गया, सिर्फ 50.7 मिलियन यूरोस में। इसके साथ ही बजाज ने KTM के क्रेडिटर्स को चुकाने और ऑपरेशंस को दोबारा शुरू करने के लिए 800 मिलियन यूरोस का एक मैसिव डेट पैकेज अरेंज किया। स्टेफन पिरेरा, जिन्होंने 30 साल तक KTM को चलाया था, उन्हें कंपनी छोड़नी पड़ी और कंट्रोल बजाज के हाथों में आ गया और इस एक इंडियन कंपनी ने यूरोप की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस बाइक कंपनी को बचा लिया। KTM के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने इसी प्लेबुक को एक और लेजेंडरी ब्रांड पर आजमाया। ये ब्रांड था ट्रायम्फ, ब्रिटिश मोटरसाइकिलिंग का क्राउन ज्वेल। 1902 में शुरू हुई ट्रायम्फ ने बॉर्नविल, स्पीड ट्रिपल और टाइगर जैसे आइकॉनिक मॉडल्स दिए थे। ये ब्रांड हेरिटेज और क्लासिक डिजाइन्स का दूसरा नाम था। ट्रायम्फ ने 2014 में इंडिया में एंट्री ली, लेकिन उनकी ये जर्नी काफी मुश्किल थी। उनकी बाइक्स ज्यादातर 600 सीसी से ऊपर थी। इंपोर्ट ड्यूटीज के कारण बहुत महंगी हो जाती थी। सबसे बड़ी समस्या थी आफ्टर सेल सर्विस। स्पेयर पार्ट्स यूके से आते थे, जिसमें 4 से 8 हफ्ते लग जाते थे, जिससे कस्टमर्स काफी ज्यादा परेशान रहते थे। ट्रायम्फ ने इंडिया में एक फैक्ट्री लगाने का भी प्लान बनाया, लेकिन उसे कैंसिल करना पड़ गया था। वो एक प्रीमियम ब्रांड थे, लेकिन उनके पास ना इंडिया में वॉल्यूम था और ना ही सर्विस नेटवर्क था। बजाज ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी और 2017 में बजाज और ट्रायम्फ ने एक पार्टनरशिप अनाउंस की, लेकिन ये एक नॉन इक्विटी पार्टनरशिप थी, यानी कोई शेयर खरीदा या बेचा नहीं गया। डील का मॉडल ब्रिलियंट था। ट्रायम्फ अपनी वर्ल्ड क्लास डिजाइन, इंजीनियरिंग और ब्रांड नेम देगा और बजाज अपनी लो कॉस्ट, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज देगा। दोनों मिलकर 200 सीसी से लेकर 750 सीसी रेंज में नई बाइक्स डेवलप करेंगे जो एस्पिरेशनल भी होंगी और अफोर्डेबल भी होंगी। इस पार्टनरशिप का अगला बड़ा कदम अप्रैल 2023 में आया, जब बजाज ने ट्रायम्फ के पूरे इंडिया सेल्स और मार्केटिंग ऑपरेशंस को टेक ओवर कर लिया। बजाज ने ट्रायम्फ के 15 शोरूम्स को आने वाले 2 सालों में 120 शहरों तक पहुंचाने का प्लान बनाया। यहाँ भी बजाज ने कंपनी नहीं खरीदी, उन्होंने इंडिया में ब्रांड का बिजनेस और उसे बनाने का ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। इसकी शुरुआत हुई जुलाई 2023 में, जब बजाज के प्लांट में बनी ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X।
इन बाइक्स को मार्केट ने काफी पसंद किया। उनमें ट्रायम्फ का क्लासिक डिजाइन और क्वालिटी थी, लेकिन प्राइस बजाज की वजह से इतना कॉम्पिटिटिव था कि उन्होंने सीधा रॉयल एनफील्ड को चैलेंज कर दिया। लॉन्च के कुछ ही महीनों में बजाज हर महीने हजारों ट्रायम्फ बाइक्स बेच रहा था। बजाज की KTM और ट्रायम्फ के साथ ये पार्टनरशिप सिर्फ इंडियन मार्केट्स के लिए नहीं थी, ये बजाज के ग्लोबल एम्बिशन का लॉन्च पैड था। आज बजाज ऑटो सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इंडिया से नंबर 1 एक्सपोर्टर भी है। कंपनी 70 से ज्यादा देशों में मौजूद है और इनका टोटल रेवेन्यू 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट से आने लगा है। ये अलायंसेस इस ग्लोबल स्ट्रैटेजी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। बजाज के प्लांट्स में बनी KTM और ट्रायम्फ बाइक सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती हैं। इससे बजाज इन यूरोपियन ब्रांड्स के लिए एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। इसका फायदा यह है कि अब बजाज सिर्फ अपनी बाइक्स जैसे बॉक्सर जो अफ्रीका में बोडा बोडा टैक्सी के रूप में फेमस है या पल्सर जो लैटिन अमेरिका में पॉपुलर है, यही नहीं एक्सपोर्ट करते, अब वो उन प्रीमियम सेगमेंट्स में भी कॉम्पीट करते हैं जहां बजाज का अपना ब्रांड शायद उतना स्ट्रॉन्ग ना होता। बजाज KTM और ट्रायम्फ के नाम से हायर मार्जिन्स कमाते हैं। उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को एक स्ट्रैटेजिक वेपन की तरह इस्तेमाल किया है। अब बजाज ने इन ब्रांड्स को एक्वायर तो कर लिया, लेकिन इसका असर क्या हुआ? पहले बात करते हैं ट्रायम्फ की। जैसे ही बजाज ने ऑपरेशन संभाले, उन्होंने 2 काम किए, प्रोडक्ट लॉन्च और नेटवर्क एक्सपेंशन। जुलाई 2023 में लॉन्च हुई स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि जुलाई 2023 से मार्च 24 तक यानी सिर्फ 9 महीनों में डीलर्स ने लगभग 42,000 ट्रायम्फ बाइक्स का ऑर्डर दे दिया। अप्रैल 2024 तक बजाज हर महीने 6,500 ट्रायम्फ बाइक्स बना रहा था और उनका टारगेट सितंबर 2024 तक 10,000 यूनिट्स पर मंथ तक पहुंचना था। जहां पहले ट्रायम्फ 15 शहरों में स्ट्रगल कर रहा था, बजाज ने उन्हें 2 साल के अंदर 120 शहरों तक पहुंचाने का प्लान बनाया। ये है बजाज की डिस्ट्रीब्यूशन पावर का कमाल। अब बात करें KTM की, तो बजाज के साथ पार्टनरशिप KTM के लिए संजीवनी बूटी साबित हुई। 2023 तक इस पार्टनरशिप के जरिए 1 मिलियन से ज्यादा मोटरसाइकिल्स बनाई जा चुकी है। 2024 में KTM की ग्लोबल सेल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 2,92,000 बाइक्स में से 1,20,000 बाइक्स बजाज के प्लांट में बनी थी और इसका फायदा आम इंडियन राइडर को भी मिल रहा है। बजाज अब KTM की पूरी ग्लोबल रेंज 1390 सीसी तक की बाइक्स इंडिया में ला रहे हैं और फ्लैगशिप स्टोर्स खोल रहे हैं। बजाज की वजह से इंडियन KTM सेल्स ने फाइनेंशियल ईयर 24 में अपने ऑल टाइम हाई वॉल्यूम को टच किया, लेकिन बजाज सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट पर ही फोकस नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इंडिया का एक बहुत बड़ा सेगमेंट कॉस्ट कॉन्शियस है। इसी को ध्यान में रखते हुए बजाज ने दुनिया की पहली CNG पावर्ड मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 भी लॉन्च की है। ये बाइक उन लोगों के लिए है जो फ्यूल की बढ़ती कीमतों से परेशान है और अपने रनिंग कॉस्ट को ड्रास्टिकली कम करना चाहते हैं। ये बजाज की स्ट्रैटेजी की खूबसूरती है, जहां एक तरफ KTM और ट्रायम्फ के साथ प्रीमियम मार्केट में धूम मचा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ CNG बाइक जैसे इनोवेशन से मास मार्केट के भी नब्ज को पकड़े रखा है। तो बजाज ऑटो की इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसमें बिजनेस और स्ट्रैटेजी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स छुपे हैं। सबसे पहला लेसन है स्ट्रैटेजिक एजिलिटी, यानी समय के साथ बदलने और मुश्किल फैसले लेने की हिम्मत जरूरी है। राजीव बजाज का स्कूटर मार्केट से पूरी तरह एग्जिट लेना एक बहुत बोल्ड स्टेप था। उन्होंने लेगेसी से ज्यादा फ्यूचर ग्रोथ को इंपॉर्टेंस दी। दूसरा लेसन है मैन्युफैक्चरिंग एज अ वेपन। बजाज ने अपनी वर्ल्ड क्लास लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाने का जरिया नहीं समझा, उन्होंने इसे एक स्ट्रैटेजिक हथियार बनाया। यही वो की थी जिसने KTM और ट्रायम्फ जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के लिए उनके दरवाजे खोले। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है द पावर ऑफ प्रीमियमाइजेशन। बजाज प्लैटिना जैसे मॉडल से देश के कोने कोने तक पहुंच गया था, लेकिन ये वॉल्यूम ड्रिवन लो मार्जिन प्रोडक्ट्स थे। कंपनी को असली ग्रोथ और प्रॉफिट के लिए वैल्यू चेन में ऊपर जाना ही था। पल्सर ने इसकी शुरुआत करी थी और वो एक मार्जिन लीडर भी बन रहे थे, लेकिन असली गेम तब बदली जब KTM और ट्रायम्फ उनके पोर्टफोलियो में आए। इन अलायंसेस ने बजाज को हाई मार्जिन, मिड साइज, क्लासिक और परफॉर्मेंस सेगमेंट में एक पावरफुल एंट्री दी, जहां हर बाइक बेचने पर मार्जिन काफी ज्यादा मिल रहा था। प्रीमियमाइजेशन सिर्फ महंगी चीजें बेचना नहीं होता है, ये अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ाना है ताकि कस्टमर्स उसके लिए ज्यादा पे करने को तैयार हो जाएं। बजाज ने ये समझा कि वो अपने नाम से ये नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने उन नामों के साथ हाथ मिलाया जिनकी वैल्यू पहले से ही एस्टैब्लिश थी। बजाज ऑटो की जर्नी गांधीयन कैपिटलिज्म से शुरू होकर ग्लोबल स्ट्रैटेजिक लीडरशिप तक पहुंचती है। ये कहानी बताती है कि अगर विजन साफ हो, स्ट्रैटेजी क्लियर हो और आप अपनी सबसे बड़ी ताकत को सही से इस्तेमाल करना जानते हो, तो आप ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में जीत को हासिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। दिस इज गौतम निरानी साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।